नमस्कार। तो रूपक अलंकार के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार जहां तक मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले तो आप पहचान देखो। अगर आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को नहीं याद कर पा रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन से एग्जाम्पल में उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है, तो अगर आपको किसी भी कविता की पंक्ति में ये 6 शब्द लिखे मिल जाएं, कौन कौन से 6 शब्द? मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ये 6 शब्द अगर लिखे मिल जाएं तो आंख बंद करके भी अगर लिख दोगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है तो 100% वो सही होने वाला है। ठीक है। परिभाषा क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी। ठीक है ना, उपमेय नहीं, यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी। उपमेय और उपमान हमको अब पता हो जाना चाहिए कि क्या है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। तो इसमें क्या है? संभावना व्यक्त होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी, गेसिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार वहां इतनी भीड़ थी जैसे लोगों का जन सैलाब हो, तो हम क्या बोलते हैं? मतलब लोगों का समुद्र हो, ऐसा लग रहा था मानो लोगों का समुद्र हो। समुद्र कुछ नहीं है वहां पे, बट हम एक कल्पना कर रहे हैं, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे जन सैलाब हो, तो इसमें संभावना व्यक्त होगी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी व्यक्त होगी। कैसे? मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। अब इस उदाहरण को देखिए। ये पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। इसकी पूरी पंक्ति ये है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। यानी पंचवटी में जब मंद मंद हवा चलती है तो जब पेड़ पौधे हिलते हैं तो कभी संभावना व्यक्त कर रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो झूम रहे हैं तरुभी, मतलब वो तरु जो है, वृक्ष जो है, नृत्य कर रहे हैं मंद पवन के झोंकों से मतलब मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ ऐसे हिल रहे हैं जैसे वो नृत्य कर रहे हो। मनम नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये भगवान कृष्ण जब सो करके उठते हैं तो उनके चेहरे की कांति से, चेहरे की आभा से, चेहरे की चमक से, चेहरे के मुखमंडल से एक ऐसी चमक पैदा हो रही है जैसे मनम मतलब मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, प्रभात के समय यानी सुबह के समय जब सूर्य उगता है तो सूर्य की किरणों से जैसे नीलमणि पर्वत पूरा दैदीप्यमान हो जाता है, चमकने लगता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब सोकर उठते हैं तो उनके मुखमंडल की आभा से, मुखमंडल की चमक से पूरा संसार रोशन हो जाता है। ऐसी कवि ने संभावना व्यक्त की है। फिर तीसरा एग्जांपल है जनु अशोक अंगार डारी मुद्रिका लीन तब। ठीक है ना, ये भी रामचरितमानस का प्रसंग है, लंका कांड का है मेरे हिसाब से। तो ये जनु शब्द आ गया। ठीक है ना, तो जनु शब्द से भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। ठीक है ना, ऐसे एक है ना कि जनु वर्षा ऋतु रही बुढ़ाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु रही बुढ़ाई। ये भी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का है कि जब कांस होता है ना, कांस का पौधा होता है जो खेतों में लगता है, कि जब कांस में सफेद सफेद फूल लगने लगे तो समझ जाओ कि वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है, मतलब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। ठीक है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार ये हमारा क्लियर हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 2 अलंकार पढ़ लेंगे तो आपका जो 10th क्लास का अलंकार का सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। 5 प्रकार के अलंकार हमारे हो जाएंगे: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ठीक है, आशा करता हूं ये दोनों वीडियो आपके समझ में आए होंगे, दोनों टाइप इसके। अगली क्लास के लिए वेट करिए अगले वीडियो का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।